कॉमॉर्बिड पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में जब सिलेबस का पॉइंट नंबर 10 खत्म होगा उसके बाद जो स्रोतस विकार है, स्रोकस विकार में रस व स्रोतस में ये आता है मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु या मृत्तिका भक्षण जन्य व्याधि। तो आपको सिलेबस में क्लियर हो गया कहाँ पे है ये, तो रस व स्रोतस के अंडर है, स्रोतस विकार में। अब बात करते हैं देवेंद्र मिश्र, प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी की बुक में कहाँ है, तो चैप्टर नंबर 14 मृत्तिका भक्षण जन्य व्याधि नाम से चैप्टर है। और डॉक्टर शिल्पी गुप्ता जी की बुक में कहाँ है, तो उसके लिए 26 नंबर का चैप्टर है श्वासरोतस विकार, उसी में है मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है ये सिलेबस में कहाँ है, बुक में कहाँ कहाँ दिया है, तो आपको इजीली आप मार्क कर लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए प्रीवियस ईयर में 2017 में आया हुआ है, बाकी ईयर में आया होगा बट मुझे एक जगह रेफरेंस दिखा इसलिए मैंने लिख दिया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और जो हम सीरीज सॉल्व कर रहे हैं ये 10 साल प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो कवर है उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए मृत्तिका से आप समझ रहे होंगे मिट्टी होता है, तो देखिए मिट्टी खाने पर ना तो वो स्वयं पचती है और ना ही खाद्य पदार्थों का पाचन व शोषण होने देती है। मतलब अगर कोई बच्चा मिट्टी खाता है तो मिट्टी स्वयं तो पचती नहीं है और साथ में जो खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं उनका भी पाचन और शोषण नहीं होने देती है। तो शिशुओं का मिट्टी खाना एक समस्या है, शिशुओं में एक मिट्टी खाना एक तो आम सी बात है, ये एक समस्या होती है बच्चों में। अब देखिए बच्चा जो नित्य मिट्टी खा रहा है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो जैसे कि उसके अंदर पांडुता आ जाएगी, शोथ हो जाएगा, कास होगा, अतिसार होगा, कृमि होगा, छर्दी, मूर्छा, अद्यमान, ये सारे लक्षण बच्चे के अंदर दिखेंगे। देखिए मिट्टी के रस के अनुरूप रोगियों में 3 दोषों से कोई एक दोष कुपित हो जाता है। जैसे जिस प्रकार की मिट्टी का बच्चा सेवन करेगा उस प्रकार दोष कुपित हो जाएंगे। अब शरीर में 3 ही दोष होते हैं, वात और पित्त और कफ। तो देखिए वात और पित्त और कफ में कोई कुपित होगा तो आप इस चार्ट से आप इसको याद रखेंगे। देखिए आप जानते हैं मधुर होता है अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ऊपर के 3 कफवर्धक होते हैं, नीचे के 3 वातवर्धक होते हैं। तो देखिए अब याद रखिएगा नीचे वाला एक लिखा है रस, अब देखिए कसाय आपने लिखा जैसे, ठीक है, तो कसाय क्या बढ़ाएगा, वात, तो वात के सामने कसाय हो गया। एक ऊपर से उठा लीजिए मधुर, मधुर क्या बढ़ाएगा, कफ, तो मधुर के सामने कफ। बीच वाला एक आप ध्यान रखेंगे ऊसर को क्षारयुक्त कहते हैं, ये पित्त का वर्धन करता है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। कैसे है तो आप क्लियर कर चुके हैं, नीचे वाला वात को बढ़ा देगा, ऊपर वाला कफ को बढ़ा देगा और बीच वाला क्षारयुक्त तो होता है तो पित्त को बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखिए मिट्टी में उपस्थित विभिन्न रस, मिट्टी में मतलब आप अभी देखे हैं अलग अलग रस होते हैं और रुक्षता आदि धातु जो उसमें रुक्षता रस आदि होती है, उसमें रस आदि जो होते हैं उसमें जो रुक्षता होती है वो धातुओं एवं शरीर के विभिन्न अंगों को रुक्ष कर देती है। मतलब हमारे शरीर की धातुओं को एवं हमारे शरीर को क्या कर देगी, मिट्टी रुक्ष होने के कारण ये हमारे शरीर को क्या कर देगी, रुक्ष कर देगी, हमारी धातुओं को रुक्ष कर देगी। और ये अपक अवस्था में ही मिट्टी स्रोतों में भर जाती है जिससे स्रोतस अवरोध हो जाता है। अब ये मिट्टी जब पाचन नहीं हो रही है, अभी ऑलरेडी आप इंट्रो में देखे, जब पच नहीं है तो स्रोतस में जाती है और स्रोतस में जब ये भर जाएगी तो स्रोतस क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएंगे। तो स्रोतस अवरुद्ध हो जाता है और धातुओं का सम्यक पोषण नहीं हो पाता। अब स्रोतस अवरुद्ध हो गए, पाचन हो नहीं रहा है तो धातुओं का पोषण नहीं होगा। इसके संप्राप्ति की बात करते हैं तो देखिए संप्राप्ति आप इसका कैसे बनाएंगे, तो देखिए मृत्तिका भक्षण मतलब अगर मिट्टी खा रहा है तो मिट्टी खा रहा है तो अन्न, रस, रक्त आदि धातुओं को क्या रुक्षता उत्पन्न हो जाएगा। अभी आपने देखा मिट्टी रुक्ष होता है इसलिए धातुओं में और शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाएगी। और मिट्टी का पाचन नहीं होता है तो मृत्तिका का आप विपाक होगा। अब आप विपाक होगा तो स्रोतस अभी आपने देखा वो स्रोतस में चली जाती है, स्रोतस को क्या कर देंगे, अवरुद्ध कर देता है। अब स्रोतस को अवरुद्ध करता है, साथ में धातुओं का क्या नहीं हो रहा था, ऊपर पोषण नहीं हो रहा था, धातुओं का पोषण नहीं होगा तो धातु पोषण अभाव हो जाएगा। इससे क्या होगा, तो शरीर का क्षय होने लगेगा, शरीर में सारी चीजें क्षय होंगी, जैसे कि ओज का क्षय होगा, इंद्रियां नाश होगा, बल व अग्नि नाश हो जाएगा, उष्मा क्षय हो जाएगा। ये सारे क्षय होने के कारण लास्ट में क्या दिखेगा, पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये आप संप्राप्ति ऐसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए लक्षण क्या दिखेंगे, तो लक्षण दिखते हैं जैसे कि इंद्रियों के बल की हानि हो रही है। अब आप जान रहे हैं शरीर में किसी प्रकार का पोषण नहीं हो रहा है, धातुएं वीक हो रही हैं तो इंद्रियां अपने ग्रहण नहीं कर पाएंगे अपने विषयों को, तो इंद्रियों के बल की हानि हो जाएगी। शरीर में जो भी तेज होता है, वीर होता है, ओज होता है, वो सब सारी चीजें नाश होने लगेंगी। बल वर्ण अग्नि का भी नाश होगा। गंड प्रदेश, अच्छी कोट, भ्रू, पाद, नाभि मेहन में शोथ उत्पन्न हो जाएगा। कृमि कोष्ठता उत्पन्न, कृमि कोष्ठ हो जाएगा, मतलब कोष्ठ में कृमि उत्पन्न हो जाएगा। अतिसार होगा और रक्त और कफ मिश्रित मल का वो त्याग करेगा, ठीक है बच्चा। देखिए
अगर है असाध्य पांडु तो उसके क्या लक्षण दिखेंगे, तो ये असाध्य है तो चिरकालिक, चिरकालिक पांडु मतलब क्रोनिक एनीमिया होगा, ठीक है, शोथ होगा, पित्त दृश्यता होगी, ठीक है, उसकी दृष्टि जो होगी पीली पीली हो जाएगी। अब खून की कमी होगी, पांडुता मतलब एनीमिया, अगर ब्लड की कमी हो रही तो पीत पीत सब हो ही जाएगा। अल्प वृद्ध हरित एवं कफयुक्त मल की प्रवृत्ति होगी, मतलब कम मल का त्याग करेगा, बंधा हुआ हरा एवं कफयुक्त मल का त्याग करेगा। अति श्वेत पीला और सफेद हो जाएगा, वमन मूर्छा और तृष्णा उसे होगी, और साथ में अति रक्त का क्षय होने से पांडुता दूर हो जाती है, और साथ में उसके अंदर बहुत ज़्यादा रक्त क्षय हो गया तो पांडुता दूर होकर क्या श्वेतता में परिवर्तित हो जाती है। और सारी चीज़ें नख हुआ, दंत हुआ, नेत्र हुआ, ये सब पांडुवर्ण के हो जाते हैं, आपको पता भी है ब्लड की कमी से कैसे होगा, ठीक है। इसके उपद्रव क्या बच्चे के अंदर देखने को मिलेंगे, तो देखिए उसके उपद्रव दिखेंगे। आचार्य सुश्रुत मत अनुसार क्या बताया गया है, तो अरुचि होती है, हृदय पीड़ा होता है, वमन होता है, तृष्णा होता है, सिरसूल होता है, ज्वर होता है, शोफ होता है, अग्निमांत हो जाता है, मूर्छा और कंठ दौर्बल्य हो जाता है, और क्लाम होता है, ठीक है। भाई इसे ध्यान रखेंगे आप, क्लाम हो रहा है, थका है बिना ये हो, क्योंकि ऑलरेडी उसका पोषण नहीं हो रहा है तो क्या उसके अंदर थकान होगी, अरुचि होगी, अग्निमांद होगा, सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। देखिए चिकित्सा में कैसे आप ध्यान रखेंगे, तो देखिए सभी चीज़ों आपने पता है जो निदान होते हैं, सबसे पहले किसी की चिकित्सा करने के लिए निदान परिवर्जन, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बार सेकेंड ईयर से सीखते हुए आए हैं। निदानों का परिवर्जन इस सब चीज़ों की मुख्य चिकित्सा होती है। साथ में रोगी के बल अबल का विचार करना है, जिस प्रकार से रोगी होगा उसका विचार करके उसे, अगर बढ़िया बल वाला है तो तीक्ष्ण संशोधन द्वारा खाई गई मिट्टी को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और संशोधन के पश्चात बल कारक औषधि द्रव्यों का सिद्ध घृत का प्रयोग कराएंगे। अब उसकी जब संशोधन के बाद उसका वीक हो जाएगा तो उसको बल कारक औषधियों से घृत का उसका प्रयोग करवा देंगे। फिर पांडु रोग जो होंगे, पांडु रोग की चिकित्सा जो होती है दोष अनुबंध होते हैं, जिस दोष से अनुबंध होता है, जैसे आपने देखा था अलग अलग मिट्टी से अलग अलग दोषों का कोप हो रहा है, तो उसी के अनुसार उसकी चिकित्सा की जाएगी। अब योग कैसे आप ध्यान रखेंगे, तो देखिए मैंने ट्रिक भी नीचे बना दी है, तो पहले आपको पढ़ा देते हैं। व्यवसाद घृत आप ध्यान रखेंगे, व्यवसाद घृत प्लस पांडु रोगों को दूर करने के लिए औसत से युक्त मिट्टी का सेवन कराएं, मतलब औषधि लें जो औषधि पांडु रोग को दूर करने वाली है, साथ में मिट्टी में मिलाकर बच्चे को सेवन कराना है। देखिए वाई विडंग, अतिविषा, नींब पत्र, पाठा, बृहति, कुटकी, मुरबा, इंद्रियों से किसी एक या दो या तीन को मिलाकर मिट्टी में खाने को बच्चे को देना है। ये इतने नाम कैसे आपको ध्यान रखेंगे, तो बैंक में वीआईपी लोग रहते हैं, कौन से रहते हैं, बैंक में क्या रहते हैं, वीआईपी रहते हैं, तो आप इस हिसाब से कोडिंग कर लेंगे कि बी से बृहति, अद्विषा, निम्ब पत्र, कुटकी, मुरबा, वाय विडंग, इंद्रियो और पाठा, तो आप बैंक में वीआईपी लोग रहते हैं। और इसके आगे ये ट्रिक को कंटिन्यू करेंगे। और जो बैंक में नेपाल पाकिस्तान देश में भी बैंक में वीआईपी ही लोग रहते हैं, तो नेपाल पाकिस्तान देश में तो एनपीडीएम याद रखेंगे तो आपको ये ध्यान रहेगा। तो देखिए चरक ने व्यवसाद घृत का प्रयोग बताया है चरक चिकित्सा 16 में, और तथा देखिए अब ये जो एनपीडीएम बताए हैं तो नाग, केसर, मधु, यष्टि, पीपली और दुर्वा का चतुर्थांश मिट्टी से मिलित कल्क जो होता है उसको चतुर्गुण दुग्ध के साथ साधित करके घृत देंगे। तो ये नाग, केसर, मधु, यष्टि, पीपली और दुर्वा कैसे याद रहेगा, तो एनपीडीएम से आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट अष्टांग हृदय ने क्या बताया, तो उसकी ट्रिक आप ये है कि जो ये नेपाल पाकिस्तान में देश में और साथ में बैंक में वीआईपी लोग रहते हैं, ये हमारे देश के पीएम ने भी टीवी में ये बात बोला है, पीएम ने भी ये बात टीवी में बोली कि बैंक में वीआईपी लोग रहते हैं नेपाल पाकिस्तान देश में भी, ठीक है। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, तो पाठा, वाय, बेडंग, हरिद्रा, द्वय, मुस्ता, भारंगी, पुनर्वा, बिल्व, त्रिकटु और वृक्ष, कांची और से सिद्ध घृत को चटाने के बच्चे को, ठीक है, इन सारी चीज़ों से साधित घृत को चटाने को देंगे और शिशु को मृतिका भक्षण जन रोगों से मुक्त मिल जाती है, ठीक है, वो मुक्त हो जाता है, मतलब उसका रोग ठीक हो रहा है। तो पीएम ने भी टीबी में बोला है, तो ये आपसे याद रखेंगे, पी से पाठा हो गया, पुनर्वा हो गया, मे से मुस्ता हो गया, एम से ना, और बी से भारंगी हो गया, बिल्व हो गया, टीवी त्रिकटु हुआ, वाई विडंग हुआ, बोला से वृक्काची हो गया, और है से हरिद्रा हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। मैंने याद करने का सारा ट्रिक भी बता दिया है, ये 3 चीज़ें याद करने वाली थी, इसका ट्रिक बताया है। वहाँ मिट्टी आप कैसे ध्यान रखेंगे, कौन सी मिट्टी कैसी है, तो उसका भी मैंने ट्रिक बताया। ऊपर से एक मधुर उठाना है, क्या बढ़ाएगा, कफ, तो अकॉर्डिंग कफ लिख देंगे। नीचे से कसाय उठाएंगे, क्या बढ़ाएगा, वात बढ़ाएगा, तो आप नीचे उसके सामने वात लिख देंगे, बीच वाला क्षारी युक्त में पित्त कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये मृतिका भक्षण जन्य पांडु कंप्लीट हो गया।